व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, यानी चैप्टर नंबर 9 को। तो देखो एक वीडियो इसका ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड क्या है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को चेक कर लो। और आज जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कि किस तरीके से अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो उसको गवर्नमेंट किस तरीके से कंट्रोल करती है। तो आज हम लोग चैप्टर में टॉपिक पढ़ने वाले हुए हैं मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस डिमांड एज वेल एज डेफिशिएंट डिमांड, कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या मेजर्स लिए गए, गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या पॉलिसीज बनाए गए। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग चेक करते हैं कि क्या क्या पॉलिसीज लेकर के आई गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक्सेस डिमांड होता क्या और डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है। अगर मैं बात करूं एक्सेस डिमांड की, तो किसी भी इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब होता है, जब डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर लोगों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होता है। अब लोगों की डिमांड क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो वो डिमांड करेंगे ही करेंगे। हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं डेफिशिएंट डिमांड की, तो डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है कि डिमांड काफ़ी कम है हमारे इकोनॉमी में। अब डिमांड कम क्यों होता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता है। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो चीज़ों का डिमांड कम करेंगे, तो हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट होता है। अब अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी लेकर के आई। तो बेसिकली दो तरह का पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर के आई, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में सब्सिडीज और टैक्सेस को चेंज करके गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करती है, जबकि मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो चलो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली दो तरह का पॉलिसी है, एक चेंज इन सब्सिडी और एक चेंज इन टैक्सेस। अब चेंज इन सब्सिडीज को हम लोग एक्सपेंडिचर पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं और चेंज इन टैक्सेस को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू पॉलिसी। तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी के अंडर में दो पॉलिसी लाया गया, एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक रेवेन्यू पॉलिसी। इन दोनों ही पॉलिसी के हेल्प से गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करती है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बात करूँ कि हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है और अगर हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, तो इन दोनों ही सिचुएशन को गवर्नमेंट कैसे करेक्ट करेगी इस एक्सपेंडिचर पॉलिसी के चलते। एक्सपेंडिचर पॉलिसी को हम लोग स्पेंडिंग पॉलिसी के नाम से भी जान सकते हैं। देखो सबसे पहले एक्सेस डिमांड। अब एक्सेस डिमांड का मतलब कि ऑलरेडी लोगों का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी लोगों के पास बहुत सारा पैसा है। तो पैसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट खर्च कर रही है। अब गवर्नमेंट अगर खर्च करेगी तो लोगों का इनकम बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड बढ़ाएंगे, हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इस एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आप जल्दी से सोचो, अपना खर्चा घटाएगी या अपना खर्चा बढ़ाएगी? अपना खर्चा घटाएगी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट खर्च कम करेगी तो इकोनॉमी में लोगों का इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो डिमांड भी कम करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को क्या करेगी, स्पेंडिंग को घटा लेगी। गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग घटा लेगी, खर्चा कम करेगी, लोगों के पास इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो वो डिमांड करेंगे, डिमांड कम करेंगे, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कब होता है, जब लोगों का डिमांड कम होता है। लोगों का डिमांड कब कम होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है। अब अगर इस सिचुएशंस को गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपना खर्चा क्या करेगी, बढ़ा लेगी, अपना स्पेंडिंग लेवल बढ़ा लेगी। जब गवर्नमेंट अपना खर्च बढ़ाएगी, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करेगी, तो लोगों का इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो वो चीज़ों का डिमांड बढ़ा देंगे, तो ऑटोमेटिकली डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो डेफिशिएंट डिमांड के केस में गवर्नमेंट क्या करती है, अपना स्पेंडिंग बढ़ा लेती है, खर्चा बढ़ा लेती है। तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड दोनों ही इस के हेल्प से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज इन टैक्सेस, जिसको हम लोग रेवेन्यू पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो अब अगर यहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तब गवर्नमेंट क्या करेगी, और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है
तब गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्यों है? क्योंकि चीज़ों का प्राइस कम है। चीज़ों का प्राइस कम क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स कम है। अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स कम कर दिया है तो चीज़ों का प्राइस भी काफ़ी कम होगा, लोग उसका डिमांड बढ़ा देंगे, तो हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर गवर्नमेंट इस एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने टैक्सेस को बढ़ा लेगी, टैक्स बढ़ा लेगी। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ाएगी तो चीज़ों का प्राइस भी बढ़ जाएगा। जब चीज़ों का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग उसका डिमांड कम कर देंगे। डिमांड कम कर देंगे तो जो हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन था वो कंट्रोल हो जाएगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को घटा लेती है। डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कब होता है? कब? क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर टैक्स ज़्यादा होगा तो चीज़ें काफ़ी महंगी होंगी। जब चीज़ें महंगी होंगी तो लोग उसको कम खरीदेंगे, उसका डिमांड कम करेंगे। तो हमारे इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट इस डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहती है तो गवर्नमेंट अपना टैक्स घटा लेगी। अब गवर्नमेंट जब टैक्स घटाएगी तो चीज़ों का प्राइस सस्ता होगा तो लोग उसका डिमांड करेंगे, डिमांड बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये दो पॉलिसी है फिस्कल पॉलिसी के अंडर में, एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और एक रेवेन्यू पॉलिसी, जिसके हेल्प से गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब हम लोग आते हैं सेकंड साइड में, मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी में दो तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एक है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आता है बैंक रेट और रेपो रेट। अब देखो बैंक रेट और रेपो रेट होता क्या है कि जैसे ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये हमारा सेंट्रल बैंक है, ये है हमारा कॉमर्शियल बैंक, ये कॉमर्शियल बैंक है, और ये है हमारी कुछ जनता। ये हमारी कुछ जनता है। अब यहां पे बताओ कि अगर पब्लिक को लोन चाहिए तो पब्लिक लोन के लिए किसके पास जाती है? कॉमर्शियल बैंक के पास। और अगर कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास। यानी जब भी जनता को लोन चाहिए तो ये जाएगा कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो ये जाएगा सेंट्रल बैंक के पास, यानी आरबीआई के पास। अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को और कॉमर्शियल बैंक लोन देता है जनता को। तो जब भी सेंट्रल बैंक लोन देगा कॉमर्शियल बैंक को तो कॉमर्शियल बैंक को इस लोन पे कुछ इंटरेस्ट भी पे करने होंगे, और अगर कॉमर्शियल बैंक लोन देगा जनता को तो इस केस में जनता को इस लोन पे कॉमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट भी पे करने होंगे, कुछ इंटरेस्ट पे करने होंगे। अब यहाँ पे समझो कि अगर हमारे इकोनॉमी में, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बैंक रेट और रेपो रेट का मतलब समझो क्या होता है। जब भी सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो उसमें दो तरह का लोन होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक होता है शॉर्ट टर्म के लिए। बेसिकली दो तरह का लोन दिया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंक को, एक लॉन्ग टर्म के लिए और एक शॉर्ट टर्म के लिए। तो जब भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देगा तो कॉमर्शियल बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करना होगा। अगर ये लोन कॉमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करा जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट, बैंक रेट। और अगर कॉमर्शियल बैंक ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट। ये होता है हमारा रेपो रेट। तो यहाँ पे अगर कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे रहा है तो पब्लिक से भी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेगा। तो अगर पब्लिक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लोन ले रही है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करेगी उसको बोलते हैं बैंक रेट, और पब्लिक अगर ये लोन शॉर्ट टर्म के लिए ले रही है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। अब यहाँ पे अगर हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तब क्या करना है, और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तब क्या करना है, इन दोनों ही केस को समझना है। ये बैंक रेट और रेपो रेट की बात हो रही है। अगर हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है, यानी कि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है,
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट वहाँ पे जनरली ये चाहेगी कि इकोनॉमी में और पैसा ना जाए, जो पैसा है वो तो है ही, इकोनॉमी में और पैसा ना जाए, गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी। तो गवर्नमेंट यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, बैंक रेट और रेपो रेट, वो बढ़ा देगा। अब अगर यहाँ पे सेंट्रल बैंक इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देता है तो कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगे में मिलेगा। अब जब कॉमर्शियल बैंक को लोन महंगे में मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक जनता को भी लोन महंगे में देगी। तो इस केस में जब जनता को लोन महंगा मिलेगा तो जनता लोन लेना कम कर देगी। जब लोन लेना कम कर देगी तो उसके पास पैसा कम जाएगा, डिमांड कम करेगी, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी एक्सेस डिमांड के केस में जो हमारा बैंक रेट है और जो रेपो रेट है, यानी अगर लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिया गया तो बैंक रेट को बढ़ा देना है, और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन लिया गया तो रेपो रेट को बढ़ा देना है। तो एक्सेस डिमांड के केस में आरबीआई जो है सेंट्रल बैंक को बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देता है, लोन लोगों को महंगे में मिलता है, महंगे में मिलता है तो वो लोन लेना कम कर देते हैं, जिससे डिमांड कम होता है और एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाता है। बट अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कब होता है, जब लोगों के पास पैसा नहीं है। अब गवर्नमेंट यहाँ चाहती है कि लोगों के पास पैसा जाए, इकोनॉमी में ज़्यादा ज़्यादा पैसा जाए। तो इकोनॉमी में ज़्यादा ज़्यादा पैसा कब जाएगा, जब यहाँ पे जनता को ज़्यादा ज़्यादा लोन मिलेगा। लेकिन लोन तो काफ़ी महंगा है, रेट बैंक रेट और रेपो रेट काफ़ी महंगा करके रखा हुआ है आरबीआई, तो जनता लोन क्यों लेगी, जनता लोन नहीं लेगी क्योंकि लोन तो महंगे में मिल रहा है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा कि जो कॉमर्शियल बैंक को लोन दे रहा था उस पर वो अपना इंटरेस्ट घटा लेगा, यानी लॉन्ग टर्म के लिए दे रहा था तो बैंक रेट घटा लेगा और शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा था तो रेपो रेट घटा लेगा। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक घटा लिया तो कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा। तो जब कॉमर्शियल बैंक को लोन सस्ते में मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक पब्लिक का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देगा और वो पब्लिक को भी लोन सस्ते में देगा। तो जब पब्लिक को लोन सस्ते में मिलेगा तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी। अब पब्लिक जब ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेगी तो कहीं ना कहीं इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फ्लक्चुएट करेगा, तो हमारे यहाँ फिर से डिमांड बढ़ना शुरू होगा और जो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन था वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों ही को घटा लेना है, बैंक रेट को भी घटा लेना है और रेपो रेट को भी घटा लेना है। लोन सस्ते में मिलेगा तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन का सीधा मतलब होता है सेल एंड परचेज, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अब ये सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझो। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी कि जैसे सपोज कि ये जो मार्कर है ये सिक्योरिटी है, तो मेरे पास ये मार्कर है यानी एज अ सिक्योरिटी, ये मेरे पास सिक्योरिटी है और लोगों के पास पैसा है। तो जिनके पास पैसा है उस पैसे से वो बहुत कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मैं इस सिक्योरिटी से कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये सिक्योरिटी है, मार्कर है, तो इससे मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ। बट जिनके पास पैसा है वो पैसे से बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो अगर देखा जाए हमारे इकॉनमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है या डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, अगर हमारे इकॉनमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है यानी कि लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पैसा ऑलरेडी लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, इकॉनमी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है जिसके कारण डिमांड बढ़ा हुआ है, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन आ गया। अब वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी है, पब्लिक के पास पैसा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे चाहती है कि हम अपना सिक्योरिटी जो है वो बेच दें और लोगों से पैसा ले लें। जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो लोग डिमांड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी सेल कर देती है, बेच देती है। अब जैसे ये मार्कर को मैंने बेच दिया तो मेरे पास से मार्कर चला गया पब्लिक के पास, पब्लिक इस मार्कर से अब कुछ भी नहीं खरीद सकती है और पब्लिक का पैसा मेरे पास आ गया, तो मैं उस पैसे से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पब्लिक इस मार्कर से, इस सिक्योरिटी से कुछ भी परचेज नहीं कर सकती है। तो जब परचेजिंग पावर ही खत्म हो गया तो उनका डिमांड भी कम हो जाएगा और जब डिमांड कम हो जाएगा तो इकॉनमी में जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन बना हुआ था वो कंट्रोल हो जाएगा। तो एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी बेच देती है। बट अगर हमारे इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है यानी चीज़ों का डिमांड ही नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे चाहती है कि इकॉनमी में वो और पैसा भेजे, इकॉनमी में और पैसा जाए ताकि लोगों का डिमांड बढ़े। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी,
जो जनता के पास सिक्योरिटी था उस सिक्योरिटी को वो परचेज कर लेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेगी तो गवर्नमेंट के पास सिक्योरिटी आ जाएगा, जनता के पास पैसा चला जाएगा। अब जैसे ही जनता के पास पैसा जाएगा फिर से उनका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जो हमारे यहाँ डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन था वो कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी बेच देती है, और अगर डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो गवर्नमेंट अपना सिक्योरिटी खरीद लेती है। तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और लास्ट हमारे पास क्या है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में LRR। अब LRR बेसिकली सबको पता है LRR क्या होता है। देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं या फिर यहां पे समझो LRR क्या होता है। LRR होता है लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो या फिर लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स भी बोला जाता है। तो ये लिक्विडिटी रिजर्व रेशियो या लिक्विडिटी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक का एक सख्त गाइडलाइन होता है कॉमर्शियल बैंक को कि आपके पास जितना भी पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट आ रहा है आप उसमें से कुछ पैसा रिजर्व कर लो और बाकी इन द फॉर्म ऑफ लोन आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो सपोज कि यहाँ पे जो LRR मेंटेन करना है ये 30% का मेंटेन करना है या 20% का मेंटेन करना है। LRR जो मेंटेन करना है ये 20% का मेंटेन करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कि हमारे पास 100 रुपीज़ का डिपॉजिट आ रहा है तो इसमें से 20 रुपीज़ को रिजर्व कर लेना है और इन द फॉर्म ऑफ लोन 80 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन अब यहाँ पे जो LRR आता है LRR में भी दो अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। एक होता है CRR और एक होता है SLR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब यहाँ पे जो LRR बनाया गया वो दो फॉर्म में बांटा गया क्योंकि RBI बोलता है कि जो आप LRR मेंटेन कर रहे हो उसमें से कुछ परसेंट आप अपने पास रख लो और कुछ परसेंट आपको RBI के पास भी रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कॉमर्शियल बैंक को अपने पास जो रिजर्व मेंटेन करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं SLR, और एक कॉमर्शियल बैंक को जो RBI के पास रिजर्व मेंटेन करना होता है उसको हम लोग बोलते हैं CRR। अब यहाँ पे 20% में सपोज कि 12% जो है वो SLR मेंटेन करना है कॉमर्शियल बैंक को अपने पास और RBI के पास मेंटेन करना है 8%, और 80 रुपीज़ जो 20% मेंटेन करने के बाद जो 80 रुपीज़ है वो इन द फॉर्म ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 80 रुपीज़ अगर लोन जा रहा है मार्केट में तो एक अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है मार्केट में, एक अच्छा खासा अमाउंट जा रहा है इकॉनमी में। अब अगर हमारे इकॉनमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, अगर हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो यहाँ पे RBI क्या करेगा। एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कब होता है जब लोगों के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पैसा है। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। अब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड का सिचुएशन तो क्रिएट होगा। अब गवर्नमेंट को एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करना है तो RBI क्या बोलेगा, RBI गाइडलाइन देगा अपने कॉमर्शियल बैंक को कि आप रिजर्व बढ़ा दो, LRR को बढ़ा दो। LRR 20% था, इसको बढ़ा करके 40% कर दो। जनरली इतना होता नहीं है, बस ये एग्जांपल है। 40% कर दो जिसमें 18% RBI के पास रख दो और 22% अपने पास रख लो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास डिपॉजिट आ रहा है 100 रुपीज़ तो उसमें 40 रुपीज़ रिजर्व कर लेना है और लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है 60 रुपीज़। तो 60 रुपीज़ यानी कि काफ़ी कम पैसा जा रहा है इकॉनमी में। अब पैसा अगर कम जाएगा तो लोगों के पास पैसा कम होगा, डिमांड भी कम करेंगे, तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। यानी एक्सेस डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR ये दोनों को बढ़ा देना है, दोनों को बढ़ा देना है, CRR को भी और SLR ये दोनों को बढ़ा देना है। बट अगर हमारे इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, लोगों के पास बहुत पैसा ही नहीं है, लोगों का डिमांड ही नहीं हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट चाहेगी कि इकॉनमी में पैसा जाए ताकि लोग डिमांड करें, डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे RBI क्या करेगा, RBI कॉमर्शियल बैंक को गाइडलाइन देगा कि तुम अपना LRR को घटा लो, LRR को घटा लो। LRR घटाने का मतलब CRR को घटा लेना है और SLR को भी घटा लेना है, इन दोनों को घटा लेना है। अब सपोज कि 20% से इसको हम कर दें 10%, तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि 100 रुपया में 10 रुपया जो है रिजर्व रखना है, 90 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ लोन डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 90 रुपीज़ अगर हमारे इकॉनमी में जा रहा है यानी एक बड़ा अमाउंट जा रहा है, तो उस केस में लोगों के पास पैसा जाएगा तो लोग डिमांड बढ़ा देंगे, डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में यूज करे जाते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए।
अब उसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। देखो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में किस किस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, पहले मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद मैं उसको समझाता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। देखो अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है कि जैसे ये पब्लिक है, ये पब्लिक है, अब इस पब्लिक को लोन चाहिए होता है, तो ये पब्लिक लोन के लिए किसके पास जाएगी? कॉमर्शियल बैंक के पास। ये पब्लिक लोन के लिए जाती है कॉमर्शियल बैंक के पास। पब्लिक को जब भी लोन चाहिए होता है ये लोन के लिए जाएगी कॉमर्शियल बैंक के पास। अब कॉमर्शियल बैंक यहां पे बोलता है कि ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे, बट इस लोन के बदले में हमको कुछ सिक्योरिटी दो। विदाउट सिक्योरिटी हम आपको लोन नहीं दे पाएंगे। अब अगर पब्लिक को लोन लेना है 2 लाख रुपए का, लोन चाहिए पब्लिक को 2 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बोलता है कि आप 3 लाख रुपए का मुझे सिक्योरिटी दे दो। यानी कि कॉमर्शियल बैंक 3 लाख का सिक्योरिटी अगर लेता है तो वो आपको 2 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस अमाउंट हुआ बिटवीन द लोन एंड सिक्योरिटी अमाउंट इज कॉल्ड द मार्जिन रिक्वायरमेंट। कि यहाँ पे जो कॉमर्शियल बैंक है वो कुछ मार्जिन रखता है अपने पास और बाकी आपको लोन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो यहाँ पे जो हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का, क्योंकि 3 लाख का सिक्योरिटी पे 2 लाख का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, तो 1 लाख रुपए का मेरा मार्जिन रिक्वायरमेंट हो गया। अब 1 लाख रुपए का मार्जिन रिक्वायरमेंट रख करके कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन दे देती है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपया इकॉनमी में जा रहा है, काफी ज्यादा पैसा जा रहा है। इकॉनमी में जितना ज्यादा पैसा जाएगा उतना ज्यादा डिमांड बढ़ेगा, एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हो जाएगा। अब आप सोचो कि अगर हमारे इकॉनमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो क्या होगा, और अगर हमारे इकॉनमी में डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो क्या होगा। देखो अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है यानी ऑलरेडी लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में गवर्नमेंट चाहेगी लोगों के पास पैसा कम जाए ताकि एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल किया जा सके। तो यहाँ पे आरबीआई जो बोलता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। यहाँ पे क्या करना है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि अब अगर आपको 2 लाख रुपए का लोन चाहिए तो यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक बोलता है आप 4 लाख का सिक्योरिटी लेकर के आओ। यानी अगर आप 4 लाख का सिक्योरिटी दोगे तब आपको 2 लाख का लोन मिलेगा। तो 2 लाख का लोन लेने के लिए सिक्योरिटी सीधा डबल देना है। तो यहाँ पे जब सिक्योरिटी डबल देने का बात आएगा तो बहुत से लोग लोन लेना कम कर देंगे। लोन लेना कम कर देंगे तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड देयर शुड बी इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करना होगा। और अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के पास पैसा जाए, इकोनॉमी में पैसा जाए ताकि वो डिमांड बढ़े, डेफिशिएंट डिमांड कंट्रोल हो सके। तो यहाँ पे आरबीआई क्या बोलता है कॉमर्शियल बैंक को कि आप अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटा लो। मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या करना है? घटा लेना है। मार्जिन रिक्वायरमेंट को घटाने का मतलब कि अगर पब्लिक को 2 लाख का लोन चाहिए तो उनको सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ 2,50,000 का देना होगा। तो अब अगर पब्लिक को 2 लाख लोन चाहिए तो 2,50,000 का सिक्योरिटी वो इजी वे में दे सकते हैं, तो उनको लोन मिलेगा। अब ज़्यादा वो लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो उनका डिमांड फिर से बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो टू कंट्रोल द एक्सेस डिमांड देयर शुड बी इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, टू कंट्रोल द डेफिशिएंट डिमांड देयर शुड बी रिड्यूस इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है मोरल सुएशन। अब देखो मोरल सुएशन क्या होता है। मोरल सुएशन यहाँ पे जनरली आरबीआई का सख्त गाइडलाइन होता है कॉमर्शियल बैंक को कि बेसिकली अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन हमारे इकॉनमी में है तो तुम लोन देना कम करो, लोन बांटो ही मत। अगर हमारे इकॉनमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो यहाँ पे आरबीआई बोलता है कि अगर एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है यानी ऑलरेडी लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वहाँ पे लोन देना कम कर दो, लोन बांटो ही मत। यानी कि डिस्करेज लोन, यहाँ पे आ जाएगा डिस्करेज लोन। डिस्करेज लोन का मतलब कि लोन कम देना है या लोन नहीं देना है। तो एक्सेस डिमांड के केस में जब लोन हम डिस्करेज कर देंगे, लोन देंगे ही नहीं, लोगों के पास पैसा जाएगा नहीं तो लोगों का डिमांड घटेगा, डिमांड घटेगा तो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। बट अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है कि इकॉनमी में पैसा जाए, तो उस केस में आरबीआई क्या बोलता है कॉमर्शियल बैंकों की ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो। यानी यहाँ पे आ जाएगा इनकरेज लोन।
यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोन बांटो ताकि इकॉनमी में पैसा जाए, इकॉनमी में पैसा जाएगा तो लोगों का डिमांड बढ़ेगा, तो डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है देयर शुड बी द डिस्करेज लोन, और डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है देयर शुड बी द इनकरेज लोन। और लास्ट है हमारे पास सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखो सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई का एक पॉलिसी होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड कुछ लोगों को, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को या सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस को ही लोन प्रोवाइड करना है। यानी अगर हमारे इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड का सिचुएशन है तो उस केस में सारे लोगों को लोन नहीं देना है, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को ही लोन देने का परमिशन है कॉमर्शियल बैंक को। तो अगर वहाँ पे सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को फॉलो किया जाए तो पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा। बहुत सेलेक्टेड लोगों को ही लोन देना है, पैसा इकोनॉमी में कम जाएगा, तो जो एक्सेस डिमांड का सिचुएशन होगा वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन है तो डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, क्योंकि सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल तो एक ऐसा पॉलिसी है जो बोलता है कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही लोन दो, सारे लोगों को लोन मत दो। लेकिन डेफिशिएंट डिमांड में तो सारे लोगों को लोन देना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे यहाँ डेफिशिएंट डिमांड का सिचुएशन कंट्रोल होगा। तो वहाँ पे ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डेफिशिएंट डिमांड के केस में फॉलो नहीं होता है, उसमें इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आई होप कि ये सारा पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन को कंट्रोल करती है। अब ये चैप्टर्स का सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं बचा। 3 टॉपिक था, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड और मेजर्स टू करेक्ट द एक्सेस एज वेल एज डेफिशिएंट डिमांड। तो ये तीनों टॉपिक हमने कंप्लीट करा दिया, 2 वीडियो में ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। और आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होगा। आपने नहीं समझा है तो वापस से आप कमेंट बॉक्स में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपका रिप्लाई किया जाएगा और वीडियो को फिर से आप रीप्ले करके देखो, सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक आप प्रॉपर इसका नोट्स बनाओ और प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करो। तो ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर, दैट मीन्स द गवर्नमेंट बजट। तो आई होप कि आप अच्छे से सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर कर पा रहे हो, अकाउंट्स हो, बीएसटी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो। थैंक यू।